नमस्कार, मैं हूं राजीव। सेबी ने मल्टी कैप फंडों को लेकर के हाल ही में एक नया दिशा निर्देश जारी किया और उसमें यह कहा गया कि मल्टी कैप फंड का मतलब है ऐसा फंड जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह के शेयर होने चाहिए। और इन तीनों तरह के शेयर के लिए सेबी ने एक नया नियम लागू कर दिया कि इन तीनों श्रेणी में कम से कम 25-25-25% शेयर जरूर होने चाहिए किसी मल्टी कैप फंड की उसके पोर्टफोलियो में। जैसे ही ये निर्देश सामने आया वैसे ही बाजार में एक सनसनी फैल गई कि अरे, मल्टी कैप फंडों का तो ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है, फिर थोड़ा पैसा मिड कैप में लगा है और बहुत कम पैसा स्मॉल कैप में लगा है। अब सेबी का ये निर्देश मानने के लिए तो उनको बहुत ज्यादा एकदम बड़े पैमाने पे स्मॉल कैप में खरीदारी करनी पड़ेगी। और इसका मतलब है जब सारे म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे, वो भी अगले कुछ महीनों के अंदर, तो फिर स्मॉल कैप शेयरों में बेतहाशा तेजी आ जाएगी। ये सनसनी फैली सप्ताहांत के दौरान, वीकेंड के दौरान। तो सेबी को इतवार के दिन ही, छुट्टी के दिन शाम को एक सर्कुलर फिर से जारी करना पड़ा, समझाना पड़ा, बताना पड़ा कि नहीं नहीं, हम म्यूचुअल फंडों को बहुत सारे विकल्प देंगे कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लीजिए। तो थोड़ी शांति हुई बाजार में। लेकिन इसके बाद भी आज के दिन यदि हम देखें, जिस समय हम बात कर रहे हैं, तो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में देखिए तो सेंसेक्स के मुकाबले 4 गुना तेजी दिख रही है। तो बाजार पर क्या असर होगा सेबी के इस निर्देश का, इसको समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आशीष पी सोमैया। आशीष जी, स्वागत है आपका। अब जिस तरीके से सेबी का यह फैसला आया, एक बार को तो सबकी नींद उड़ ही गई होगी आप लोगों की। हाँ बिल्कुल, मतलब डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड सा चेंज था। एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था कि इस तरीके का कोई चेंज एक्सपेक्टेड है। तो हाँ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, ये तो जरूर कह सकते हैं। क्योंकि 2018 में जैसे आप देखिए तो म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स के कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन के जो तरीके हैं उसमें काफी बदलाव आए थे। तब सबका ये मानना था कि जैसे आप मल्टी कैप फंड्स की बात कर रहे हैं, तो तब सबका ये मानना था कि जो मल्टी कैप फंड्स हैं, इसका मल्टी कैप का मतलब है कि भाई किसी भी तरीके के मार्केट कैप में फंड मैनेजर्स जो हैं बाजार का अपना रुख देख करके, अपना मन बना करके किसी भी तरीके के मार्केट कैप में पैसा शायद लगा सकते हैं, इस तरीके का मानना था। और जैसा आप जानते हैं 2018 के बाद से स्मॉल कैप, मिड कैप, जैसे ये IL&FS का डिफॉल्ट हुआ, इकोनॉमी में आप देखिए किस तरीके की मार पड़ी है, फिर ये कोविड-19, तो काफी कारण है जिसकी वजह से स्मॉल कैप, मिड कैप का परफॉर्मेंस कोई बहुत खास नहीं था पिछले 2-2.5 सालों से। तो इसको ध्यान में रखते हुए, जैसा आपने बताया, मल्टी कैप फंड्स के जो फंड मैनेजर्स हैं, इन्होंने काफी अपना पैसा कहीं पे 65%, 75%, यहाँ तक कि मैंने 80-85% देखा है। 80-85% पैसा लार्ज कैप में लगा रखा है, क्योंकि यही मार्केट का माहौल रहा है पिछले 2 साल का। और अब जब ये इस तरीके का, जैसा आपने बताया, सर्कुलर आया है जहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन था कि भाई मल्टी कैप का मतलब ये नहीं कि आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से लगा सकते हैं। मल्टी कैप से हमारा इंटेंशन ये है कि इट शुड एक्चुअली बी के भाई मल्टी कैप का मतलब हर एक कैपिटलाइजेशन में आप पैसा लगाइए। तो हाँ, जरूर इस तरीके का जो क्लैरिफिकेशन है ये एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड था। और अब आगे जाकर के सबको रेगुलेशन कंप्लाई करने के लिए अगले 4 महीने का टाइम है, तो उसमें पूरे इसको अंजाम दिया जाएगा। जी, लेकिन आशीष जी, सेबी का जो सर्कुलर था 6 अक्टूबर 2017 का, जिसके तहत पहली बार सेबी ने काफी विस्तार से इक्विटी, डेट, हर तरह की म्यूचुअल फंड स्कीमों का एक क्लासिफिकेशन किया, उसमें इक्विटी श्रेणियों में सबसे ऊपर मल्टी कैप फंड का नाम रखा था और उसमें स्कीम कैरेक्टरिस्टिक में बताया था मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स 65% ऑफ टोटल एसेट्स। यानी शर्त सिर्फ ये रखी थी कि एक मल्टी कैप फंड वो होगा जिसमें उसकी सारी जो संपत्तियां हैं उसका 65% हिस्सा इक्विटी में होना चाहिए। फिर इसमें आगे बताया गया मल्टी कैप फंड एंड ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स। लेकिन कोई सीमा नहीं रखी गई थी कि आपको लार्ज कैप में कितना रखना है, मिड कैप में कितना रखना है, स्मॉल कैप में कितना रखना है। तो यदि आपके जैसे म्यूचुअल फंड कंपनियों ने, आपके फंड मैनेजरों ने ये समझा कि इसमें फंड मैनेजर के विवेक पर छोड़ दिया गया है, हमने भी मीडिया के तौर पे यही समझा था कि फंड मैनेजर के विवेक पर पूरी तरह छोड़ दिया गया है,
कि आपको किस मार्केट कैप के शेयरों में कितना पैसा लगाना है। तो जी इस समय अचानक से सेबी को ये क्यों लगा कि नहीं, ये सारे जो मल्टी कैप फंड चल रहे हैं वो ट्रू टू द लेवल नहीं है? जी हाँ, क्योंकि यही है कि देखिए क्या है, एक इसमें ऑब्जेक्टिव रेगुलेटर का ये भी है कि भाई एक तरीके के मल्टीपल स्कीम्स एक ही फंड हाउस के छत के नीचे नहीं चलाए जाए। तो क्या है कि पिछले 2-2.5 साल का जो स्मॉल और मिड कैप का जो माहौल रहा, उसके चलते सारे के सारे मल्टी कैप फंड है, इसको आप समझिए एक तरीके से लार्ज कैप फंड ही बन गए करीब करीब। क्योंकि अब देखिए लार्ज कैप तो अलग फंड की कैटेगरी है, ठीक है। लार्ज कैप प्लस मिड कैप ये भी एक कैटेगरी है। अच्छा, मल्टी कैप में जैसा आपने बताया कि फंड मैनेजर जिस तरीके से ठीक समझे उस तरीके से पैसा लगाए, लेकिन ये मार्केट का जो माहौल है उसकी वजह से जितने भी मल्टी कैप फंड है, ये बात सही है कि वो मल्टी कैप फंड, आप ऐसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई ये मल्टी कैप फंड मल्टी कैप तो रहा नहीं अभी, क्योंकि इसमें मल्टी नाम की तो कोई चीज नहीं है, ये सारे के सारे लार्ज कैप हो गए हैं। लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन या उसमें सोचने वाली बात यही है कि ये अभी का जो माहौल है इसकी वजह से ये फंडों में लार्ज कैप में लगा है। अगर, और क्या ये समझने वाली बात है कि जब इकोनॉमी खराब करती है, तेल के दाम ऊपर नीचे होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, आप देख ही रहे हैं पिछले 3-6 महीने से लगभग इकोनॉमी एक तरीके से बंद ही है, आर्थिक व्यवस्था। तो ये सारे के सारे जो माहौल है इसमें स्मॉल एंड मिड कैप कंपनियों पर ज्यादा मार पड़ता है। तो मल्टी कैप फंड्स का पैसा ज्यादातर लार्ज कैप में क्यों लगा है, इसके पीछे तो प्रॉपर साइंस है, मतलब इसके पीछे तो अच्छे खासे कारण है। जो मल्टी कैप फंड है उसका बेंचमार्क जो जी है वो 500 शेयरों वाला बेंचमार्क है। हाँ जी और यदि उस बेंचमार्क का आप अपना वेटेज देखें कि उसमें जी लार्ज कैप का वेटेज कितना है, मिड कैप का वेटेज कितना है और स्मॉल कैप का वेटेज कितना है, वहां तो 25 जी 25 25 नहीं रखा गया है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ वहां भी तो स्मॉल कैप का वेटेज जो है वो 5%, 6%, इसी तरह से अलग अलग जितने भी ये 500 ये अगर शेयरों आप, वाले इंडेक्स हैं उनमें स्मॉल कैप का वेटेज सबसे छोटा होता है, बहुत कम होता है। सही है, तो बिल्कुल फिर सही है। एक फंड से ये आशा क्यों की जा रही है कि आप नहीं, आप सब में सही 25 बोल 25 25 कम से कम लगाइए? नहीं, आप सही बोल रहे हैं। अगला अगला इसमें अगला प्रश्न यही उठता है कि भाई इसका फिर बेंचमार्क क्या रहेगा, क्योंकि जैसा आपने बताया मल्टी कैप फंड है, 500 शेयरों का बेंचमार्क है निफ्टी 500। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि निफ्टी 500 मेरे ख्याल में 75-80% लार्ज कैप है, कुछ करीब करीब 15% मिड कैप है, और नई के बराबर मतलब 5% या 5% से कम ही उसमें स्मॉल कैप होता है। अब मार्केट का माहौल देख करके किसी ने किया है, या निफ्टी 500 जो अपना बेंचमार्क है उसको देख करके किसी ने किया है, आप सारी की सारी चीजें ध्यान में रखते हैं तो कुल मिलाकर के मल्टी कैप फंड में ज्यादा पैसा लार्ज कैप में क्यों लगा हुआ है, इसके पीछे के कारण तो बिल्कुल साफ साफ है। बेंचमार्क को लेकर के भी देखिए, मार्केट का माहौल देखकर भी, आर्थिक व्यवस्था को देखकर भी आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरीके का क्यों है। तो ये बात भी सही है कि अब जाकर के आगे देखना पड़ेगा कि भाई इसका बेंचमार्क क्या निकलेगा। शायद कहीं न कहीं पे ये डिस्कशन भी चल रही होगी कि एनएससी द्वारा या बीएसई द्वारा जो इंडाइसेस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, शायद इसके लिए कोई बेंचमार्क डेफिनेटली अलग ढूंढना पड़ेगा। जी, लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो सेबी ने स्पष्टीकरण जारी किया कि आपको जरूरी नहीं है कि जितने मल्टी कैप फंड हैं उसमें आप जाकर के अभी से खरीदारी शुरू कर दीजिए स्मॉल कैप की या मिड कैप की, जिससे आपका जो शॉर्टफॉल है मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में, वो शॉर्टफॉल जो है वो पूरा हो जाए जनवरी 31 2021 तक। तो जी इससे शांति तो मिली है बाजार में, लेकिन वो शांति कितनी स्थायी है? क्योंकि यदि हम ये देखें कि आज भी बीएसई स्मॉल कैप में तो अच्छी खासी तेजी है ही, तो कहीं ना कहीं लोग ये मान रहे हैं कि अभी भी मतलब सारे मल्टी कैप जो है वो किसी थीमेटिक फंड में या किसी दूसरे फंड में कन्वर्ट नहीं होंगे या किसी दूसरे फंड में मर्ज जी नहीं करेंगे। तो जो बच जाएंगे उनको तो फिर अपने मिड कैप और स्मॉल कैप खरीदने ही पड़ेंगे। क्या है कि अगर आप इंडस्ट्री का सिचुएशन देखिए तो जो रेगुलेटर की तरफ से जैसे आपने बताया रविवार शाम को एक क्लैरिफिकेशन आया, वो क्लैरिफिकेशन तो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें क्लैरिफाई किया गया है कि भाई ऐसा नहीं है, हम ये ऐसा इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप अपने मल्टी कैप फंड में अभी के अभी जाकर के इतना मिड कैप, इतना फलाना फलाना स्मॉल कैप खरीद लीजिए। और क्लैरिफिकेशन यूजफुल है कि भाई या तो आप ऐसे करिए कि आपके मल्टी कैप फंड को अगर लार्ज कैप की तरह आप चला रहे हैं तो उसको लार्ज कैप में ही कन्वर्ट कर दीजिए या मर्ज कर दीजिए उसको, आपका एग्जिस्टिंग लार्ज कैप फंड और मल्टी कैप फंड को दोनों को मर्ज कर दीजिए, क्योंकि दोनों में ज्यादातर तो पैसा लार्ज कैप में ही लगा हुआ है। तो ये एक सोल्यूशन दिया हुआ है इन्होंने।
दूसरा सॉल्यूशन जैसे आप बता रहे हैं कि आप इसकी कैटेगरी चेंज कर दीजिए, आप अगर मल्टी कैप की तरह चला ही नहीं रहे हैं इसको। अब क्या है कि कैटेगरी चेंज करने वाला जो है वो थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं कहूंगा एक तरीके से, क्योंकि क्या है कि अगर तो किसी का फंड छोटा है, फर्ज कीजिए उसमें 200-500 करोड़ रुपया है, तो उसमें आप इन्वेस्टर को कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। बट जहां पर पे फंड 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 करोड़ के फंड है, इतने सालों से फंड की ब्रांड नेम बनी हुई है, इतने सालों से फंड की ट्रैक रिकॉर्ड बनी हुई है, उसमें अगर हम बोलते हैं कि भाई इसका कैटेगरी चेंज किया जाए, दूसरी बात आप ध्यान में रखिए, कैटेगरी चेंज करने पे नाम चेंज हो जाएगा, तो फिर उसका एक तरीके से जो भी उसका जो पास्ट है, वो हिस्ट्री जो है, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कहीं न कहीं पे डगमगा जाएगी, लोगों के जहन से निकल जाएगा कि भाई ये फंड क्या था, क्या नाम था इसका, कहाँ से इसका ट्रैक रिकॉर्ड आया। तो कैटेगरी को तुरंत चेंज कर देना मुझे नहीं लगता आसान काम है। अच्छा, अगर तो आपका लार्ज कैप फंड छोटा सा है, या आपकी लार्ज कैप फंड में वैकेंसी है कि चलिए आपका ये कैटेगरी का फंड ही नहीं है, तो आप मल्टी कैप फंड को लार्ज कैप कर दीजिए। लेकिन मल्टी कैप फंड को आप वैल्यू कैटेगरी में डाल दीजिए, कॉन्ट्रेरियन कैटेगरी में डाल दीजिए, या मल्टी कैप फंड को डिविडेंड यील्ड कैटेगरी में डाल दीजिए। ये सब भी चीजें मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी है, मुझे ये कोई आसान नहीं है, क्योंकि इन सब कैटेगरीज की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे आप एक मल्टी कैप फंड है, उसको आप तुरंत से कॉन्ट्रेरियन फंड या वैल्यू फंड नहीं बना सकते हो, क्योंकि उसकी फिर स्टॉक पिकिंग पूरा पोर्टफोलियो में भी फिर चेंज होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बस बताने के लिए कुछ कर दिया है। सो दो ही चीजें हो सकती हैं इसमें से कुल मिला करके। एक ये हो सकती है कि भाई आपका मल्टी कैप फंड अभी लार्ज कैप की तरह चल रहा है, आपके पास लार्ज कैप फंड तो है नहीं, तो चलिए ठीक है, आपने लार्ज कैप में कन्वर्ट कर लिया। फिर भी मैं कहूंगा कि फंड का नाम चेंज करना ये कोई छोटी बात नहीं है, बिकॉज ये अपने आप में एक ब्रांड नेम होता है, अपने आप में एक इसकी कैटेगरी एक रिकॉग्निशन होती है। दूसरा तो फिर ऑप्शन यही बचता है कि भाई आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो चेंज कर दीजिए, क्योंकि जो तीसरा ऑप्शन है कि कैटेगरी चेंज कर दीजिए, वो मेरे को आसान, मुझे तो नहीं लगता आसान। आई डोंट थिंक इट इज इजी। जी, तो फिर अब सवाल यही है कि इस स्पष्टीकरण के बाद जो रविवार रात में आया सेबी की ओर से, क्या जो निवेशक हैं उनकी चिंताएं शांत हो पाएंगी? क्योंकि अभी भी आप बहुत खुद अपने आप में आश्वस्त नहीं लग रहे हैं कि आगे जाकर के रास्ता क्या निकलेगा। तो फिर नहीं, मैं तो वो निवेशक जो सीधे इक्विटी में सोच रहा था कि चलो अब तो स्मॉल कैप में बड़ी अच्छी रैली आने वाली है, क्योंकि इतने बड़े बड़े फंड आकर के स्मॉल कैप खरीदेंगे, और स्मॉल कैप इतने छोटे से होते हैं, उनमें अगर बड़े बड़े फंड आएंगे तो फिर आसमान छूने लगेंगी शेयरों की कीमतें। दूसरे कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि सीधे शेयर में क्यों घुसो, क्योंकि मैं जो शेयर खरीदूं वो कोई फंड खरीदने के लिए आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, तो सीधे जाके जो स्मॉल कैप फंड हैं अभी म्यूचुअल फंडों के, उन्हीं में पैसा लगा देते हैं। क्योंकि अगर आशीष जी को एक शेयर अपने स्मॉल कैप फंड में पसंद आ रहा है, तो जब अपने मल्टी कैप फंड में उनको स्मॉल कैप खरीदना होगा तो जाकर के शायद वही खरीदेंगे, उसी का। तो फिर आपका जो स्मॉल कैप फंड है उसकी भी एनएवी में तेजी आ जाएगी। तो बहुत सारे निवेशकों के मन में ये सब चल रहा होगा कि जाके शेयर खरीद लें, जाके हम किसी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में खरीद लें, पैसा लगा लें, क्या करें? तो इन्वेस्टर्स को एक्चुअली ज्यादा इससे मुझे क्या लगता है कि जो फंड हाउसेस हैं, देखिए रेगुलेशन में कुछ चेंज होता नहीं होता, अल्टीमेटली फिर भी आपने अपना पैसा किसी फंड हाउस या फंड मैनेजर के जिम्मे दिया हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे दिया हुआ है। और वो पहले भी कुछ रेगुलेशन 2018 में आया था, अब 2020 में उसके ऊपर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो फंड हाउस और फंड मैनेजर का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे रेगुलेशन को ध्यान में रख के और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज किए बिना अपने आप को मार्केट से, रेगुलेशन से, हर चीज से अलाइन किया जाए। अच्छा, मुझे नहीं लगता है कि जैसे आपने बताया कि अब आप सब इन्वेस्टर को स्मॉल कैप खरीद लेना चाहिए क्योंकि उसमें मूवमेंट आएगी। यस, रेगुलेशन को आप साइड पे रखिए। एक चीज मैं पक्का मानता हूं कि स्मॉल कैप और स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप जो है, इसमें पिछले 2.5 साल से 3 साल से एक तरीके से आप देखिए अति हो गई है कि एक तरफा जो लार्ज कैप इंडेक्स है या ऊपर के जो बड़े स्टॉक्स हैं उसी में मूवमेंट आ रही है, और जो ब्रॉडर जो मार्केट है उसमें हम देखिए ऐसा मान के चलेंगे कि भाई आर्थिक व्यवस्था में उछाल आएगा ही नहीं, मार्केट जो इस तरीके से हम इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से गड्ढे में थी, वो बाहर निकलेगी ही नहीं। देखिए इस तरीके की अगर हमारी सोच है तो हमको इक्विटी में नहीं होना चाहिए। तो अगर इक्विटी में हम हैं तो डेफिनेटली हमारा पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा तो होना ही चाहिए, राइट। और रेगुलेशन चेंज हो या ना हो, अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स में भी क्या है, पिछले 1.5-2 साल से एक डिफेंसिव अप्रोच की वजह से लार्ज कैप रहा है, बट धीरे धीरे मेरा ख्याल है म्यूचुअल फंड्स भी अपने पोर्टफोलियोज को
अलाइन करने ही वाले होंगे या करना शुरू कर दिया होगा, राइट। सो इन्वेस्टर्स को मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ज्यादा चेंजेस करने चाहिए, और रेगुलेशन में चेंज आया नहीं आया, डेफिनेटली हर इन्वेस्टर को कम से कम इतना तो देखना ही चाहिए कि भाई क्या मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा ही लार्ज कैप में है, ज्यादा ही डिफेंसिव में है, क्योंकि जब इकोनॉमी में लेकिन आशीष रिवाइवल जी, आती एक चीज आपके है। बीच में आपको टोक रहा हूँ। जी जी जब जी स्मॉल कैप की बहुत अच्छी तेजी चल रही थी, सब लोग स्मॉल कैप के पीछे भाग रहे थे, क्या उस समय भी जी। जो मल्टी कैप फंड होते थे उनमें हाँ, स्मॉल कैप का हिस्सा 25% होता था? नहीं 25 तो नहीं होता था, बट मैंने जरूर देखा है, जैसे हिस्टोरिकली अगर हमारे फंड्स भी मैं अगर ध्यान में रखूं, तो आई हैव डेफिनेटली सीन के भाई 55 से 60% लार्ज कैप और 40% स्मॉल एंड मिड कैप। ये बात आपकी सही है कि मुझे तो याद नहीं है, मतलब मैंने शायद मल्टी कैप फंड में 25% स्मॉल कैप तो मैंने, आई डोंट थिंक कि मैंने देखा है। लेकिन हाँ, मल्टी कैप फंड में जरूर मैंने ये देखा है कि भाई 50% 60% पैसा लार्ज कैप में और 40% से 50% पैसा स्मॉल, इस तरीके का एक बैलेंस्ड अप्रोच मैंने देखा है। लेकिन 25-25-25 आई डोंट थिंक, मैंने शायद नहीं देखा है, मुझे तो याद नहीं है। जी, दूसरी बात कि जो निवेशकों को आप दूसरी स्कीम में स्विच करने की सहूलियत देंगे, सेबी कह रहा है, तो इसका जी, मतलब क्या होगा कि इससे जो आपका मल्टी कैप फंड है उसके पोर्टफोलियो में जो लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप इनका जो अनुपात है, उनका जो रेशियो है, वो कैसे बदल जाएगा? रेशियो नहीं बदल जाएगा, बेसिकली यही है कि भाई आप दोनों तरफ से काम करिए। एक काम इस तरफ से करिए कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कैसे उसको आप मल्टी कैप के नए रेगुलेशन से अलाइन कर लेते हैं अगले 4 महीने में, उस पर एक तरफ से काम चालू करिए। और क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये काम कठिन है, तो आप ऐसे करिए कि भाई फंड का थोड़ा कॉर्पस भी कम करने की ट्राई करिए आप, क्योंकि जितना बड़ा कॉर्पस है उतना ज्यादा मुश्किल है। अब किसी का फंड 25,000 करोड़ रुपए का है, तो 25,000 करोड़ में 6,000 करोड़ रुपए के स्मॉल कैप, चलिए 1,000 करोड़ होगा ऑलरेडी, तो 5,000 करोड़ रुपए के स्मॉल कैप खरीदना अगले 3-4 महीने में, ये अपने आप में एक काम है। लेकिन अगर फंड का साइज, अगर कस्टमर को बताया जाए कि भाई एक काम करिए, आप अपने आप ही 2-3 फंड में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो फर्स्ट कीजिए कि फंड का कॉर्पस अगर, तो आप फंड का साइज को कैप कर दीजिए, या धीरे धीरे इन्वेस्टर्स को एडवाइस करिए कि दूसरे फंड में स्विच कर दें। तो इससे भी ये काम शायद थोड़ा स्मूथ या थोड़ा इजी हो सकता है, शायद उस नजरिए से ये सजेशन आया होगा कि भाई स्विच कर लीजिए। जी, लेकिन यही है कि स्विच करने में भी अब आगे जाकर, अब क्या है कि एक इन्वेस्टर ने, निवेशक ने, उनके एडवाइजर ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने भाई एक बार डिसाइड कर लिया कि हम फलाना फलाना कारण की वजह से इस फंड में पैसा लगा रहे हैं। अब वो फंड हाउस के लिए भी खतरे से खाली नहीं है कि मैं जाके किसी को एडवाइस करूं कि भाई आप ये 1 2 3 4 स्कीम्स में स्विच कर लीजिए, फिर 2 साल बाद पता नहीं कौन सा ज्यादा अच्छा करेगा, कौन सा कम, आगे पीछे, मतलब एक कहीं कहीं वो डाउट रह जाएगा। और जैसा मैंने पहले भी बताया, ये स्विच करने में टैक्सेस लगते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। इट्स अ गुड सजेशन, लेकिन कॉम्प्लेक्स है इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसलिए सारी की सारी चीजें ध्यान में रखते हुए मैं फिर से वहीं पे आता हूँ कि एक्चुअली दो ही चीजें हो सकती है, या तो आप अपने फंड को धीरे धीरे रेगुलेशन से अलाइन कर लें, या तो अगर आपके फंड में लार्ज कैप की कैटेगरी खाली है, तो आप मल्टी कैप फंड को लार्ज कैप में मर्ज कर दीजिए, मल्टी कैप फंड को लार्ज कैप में कन्वर्ट कर दीजिए। यही दो आसान तरीके मेरे को समझ में आते हैं। बाकी जो है वो डेफिनेटली दे आर गुड सजेशन, लेकिन इंप्लीमेंट करने में शायद उसमें चैलेंजेस आएंगे। लेकिन जिनके पास पहले से एक लार्ज कैप फंड भी है, एक मल्टी कैप फंड भी है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड भी है, वो क्या करेंगे? बिल्कुल साहब, वही तो मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े फंड हाउसेस, दिग्गज जो फंड हाउसेस हैं, जिनके पास हर तरीके की स्कीम है, हर तरीके की स्कीम में कॉर्पस भी है, इनके पास तो फिर क्या चारा बचेगा। मतलब मैं इसीलिए कह रहा था कि या तो आप चेंज कर लें, और जैसा आप बता रहे हैं चेंज करने का, लार्ज कैप में चेंज करने की अगर आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तब तो आपको रेगुलेशन को कंप्लाई करना ही है ना। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत सारे चॉइसेस हैं। मैंने जी, ऑलरेडी बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक या दो ही चॉइसेस हैं, क्योंकि बाकी जो चॉइसेस हैं वो थोड़े मुश्किल भी है इम्प्लीमेंट करने में। जी, इस कैटेगरी में जिनका सबसे बड़ा मल्टी कैप फंड है, आज वो सुबह सुबह आए थे एक वेबिनार में, अपने जो चैनल पार्टनर्स हैं या निवेशक हैं उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए। एक बात उनकी मुझे खास तौर पे समझ में आई, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम अपने पोर्टफोलियो को जैसे मैनेज कर रहे थे हम वैसे ही करते रहेंगे, हम अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं बार बार कि जो ऐसा नहीं है कि हम नए नियमों को मानने के लिए किसी भी भाव पे, किसी भी वैल्यूएशन पे स्मॉल कैप शेयर खरीदने के लिए चले जाएंगे, क्योंकि जी, उससे निवेशकों का नुकसान होगा।
ये छोटे फंड हाउसेस हैं या जो यंगर फंड हाउसेस हैं, इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं। लेकिन जैसा आपने बताया, रेगुलेटर का मैंने एक चीज देखी है कि डेफिनेटली जो एक सलाह मशवरा करने की विलिंगनेस या ओपन डोर पॉलिसी जो हम बोलते हैं, शायद इसीलिए इतना तुरंत संडे के संडे क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि भाई आप हर तरीके के तो ऑप्शंस ये एक्सप्लोर कर दरवाजा सकते सर्कुलर लाने से हैं पहले क्यों इंडस्ट्री। नहीं खोला गया? नहीं नहीं, आई थिंक सी मल्टी कैप का जैसा हम बता रहे हैं, मल्टी कैप के क्या मायने हैं, शायद वो क्लैरिफिकेशन करने का इंटेंशन है। और अब उसी में लिखा है कि भाई वी विल टेक इंडस्ट्री का जो भी, अगर और भी कोई तरीके हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के या फीडबैक वगैरह जो है वो तो जरूर लेंगे लोग। जी, लेकिन कुल मिलाकर के ये समझ में आ रहा है कि मर्जर करना, रिपोजिशनिंग करना, किसी और श्रेणी में कन्वर्ट कर देना, ये सारे विकल्प देने का मतलब ये है कि जो नए नियम बनाए हैं उनके हिसाब से मल्टी कैप फंड चलाना बड़ा मुश्किल है, या फिर मुश्किल ये जी है कि समय बहुत छोटा है, 4.5 महीने का है। जी। इतने कम समय में ये जो नए नियमों को मानना जो है वो मुश्किल है। दोनों में से कौन सी बात? नहीं, मल्टी कैप देखिए, नियम आई एम वेरी श्योर मतलब एक रेगुलेटर जो स्थिति है ये भी हम। हो सकती है ना, आप कहें कि नहीं नहीं, मैं ऐसी सिचुएशन नहीं देखता कि जब एनएसई 500 में ही स्मॉल कैप का वेटेज 6% है, 5% है, तो मैं एक फंड कैसे चलाऊं जिसमें स्मॉल कैप को मैं कम से कम 25% रख लूं? तो मैं ऐसा फंड नहीं चला देखिए पाऊंगा, तो मैं मल्टी कैप से हट जाता हूँ। नहीं तो मैं एक चीज क्लैरिफाई करता हूँ कि देखिए क्या है, मल्टी कैप फंड्स में हमको, इंडस्ट्री को, निवेशकों को मल्टी कैप फंड्स में भरोसा होना चाहिए। इसके कारण है, ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसके पीछे भी कारण है क्योंकि मल्टी कैप फंड्स का एक तरीके से सक्सेस रहा है पास्ट में, क्योंकि स्मॉल मिड कैप में समय समय पर पैसा बना है। तो मल्टी कैप फंड्स की जरूरत है, उसकी एक जगह है, वो सब बिल्कुल बढ़िया है, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि दो चैलेंजेस अपने सामने आएंगी। एक तो भाई कि अगर मुझे मल्टी कैप फंड में भरोसा है और मल्टी कैप फंड को मल्टी कैप की तरह चलाना है रेगुलेशन के अनुसार, तो उसका बेंचमार्क क्या रहेगा, ये एक डाउट किसी को हो सकता है। तो बेंचमार्क के लिए क्लैरिफिकेशन चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि मैं मानता हूँ आपकी ये बात कि भाई चलाना मुश्किल पड़ेगा। मतलब बिकॉज क्या है कि देखिए, 25%, 25%, 25% तीनों कैटेगरी में, और बाकी 25% आपको एक डिस्क्रेशन दिया गया है। तो इससे डेफिनेटली ये फंड कितना बड़ा हो सकता है, इसकी वॉलेटाइलिटी और इसके रिस्क रिटर्न किस तरीके के होंगे, ये सब थोड़ा हिल जाएगा। तो और ओपन बिल्कुल डोर जरूर। पॉलिसी के तहत आप सेबी को जाकर के क्या कहने वाले हैं कि नहीं, ये 25% जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, आप इसको 10 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए? आप ये कहने एक्चुअली वाले हैं कि 4.5 महीने बहुत कम है, आप 4.5 महीने को जरा और समय दे दीजिए? आप सेबी के पास क्या कहने वाले हैं आगे जाकर? नहीं, तो एक्चुअली अभी, पहले मैं 5-6 साल था, लेकिन अभी मैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टर या किसी पोजीशन में नहीं हूँ, तो मेरे लिए कमेंट करना मुश्किल है। बट जरूर एसोसिएशन जो है, म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन जो है, वो दोनों ही चीजों पे मेरे ख्याल में, आप जो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, दोनों ही चीजों पर काम होगा और होना भी चाहिए कि भाई स्मॉल कैप कितना है, उसको किस तरीके से एनफोर्स किया जाए, जैसा आपने सही बताया कि उसकी रेंज कितनी रखी जाए, और इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइमिंग, थोड़ा समय दिया जाए। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि भाई मल्टी कैप जो है, क्यों ना हम मल्टी कैप को वाकई में थोड़ा ज्यादा फ्रीडम दे दें, क्योंकि नाम मल्टी कैप है, ऑल कैप तो नहीं है। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा फ्रीडम दे दें। तो हर तरीके का सलाह मशवरा होगा, ये तो तय है। जैसा आपने बताया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के चेयरमैन है नीलेश भाई, इनका भी मैं कोई एक इनकी भी कॉन्फ्रेंस कॉल या एक नोट मैंने पढ़ी थी। तो हर तरीके का सलाह मशवरा होगा, ये इन्होंने भी क्लैरिफाई किया था। एक बात उठी इसमें ये भी कि एक नई कैटेगरी बनाने की बात कही जाए। पहले भी फ्लेक्सी कैप फंड होते रहे हैं, तो आप फ्लेक्सी कैप जी फंड की एक नई श्रेणी बनाइए जिसमें जी। पूरा जो है डिस्क्रिप्शन फंड मैनेजर के हाथ में रहे। नहीं, वही है, मुझे नहीं लगता है कि एक नई कैटेगरी डालने से कोई सोल्यूशन निकलेगा। और नई कैटेगरी डालने से क्या है, अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को कंफ्यूजन ही बढ़ती है। तो अब ठीक है, जो क्लैरिफिकेशन है, जो सर्कुलर है, ठीक है, उसी को एक इंडस्ट्री का फीडबैक लेकर के उसी को इम्प्लीमेंट किया जाए और थोड़ा समय दिया जाए, तो मेरे ख्याल में सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आप भी सही फरमा रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये मल्टी कैप है, फिर फ्लेक्सी कैप है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होती है। और एक तरीके से मैं तो कई बार ऑन अ लाइटर नोट लोगों को बताता हूँ कि भाई बाजार में लेने लायक
200 अच्छी कंपनियां हैं, वो 200 अच्छी कंपनियां लेने के लिए हमारे पास 600 अलग अलग फंड है, तो निवेशकों को कितना कंफ्यूज करेंगे। और आप एक तरीके से देखिए तो आप खुद भी तो जाकर के अपना पैसा 30-40% लार्ज कैप में लगा, मतलब हम तो वैसे ही लोगों को बोलते ही है ना कि भैया 50% पैसा लार्ज कैप फंड में लगा लीजिए, 30-40% पैसा मिड कैप में लगा लीजिए, और स्मॉल कैप क्योंकि रिस्की होता है तो इसमें 10-20% से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो एक तो ओवरऑल एसेट एलोकेशन फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो हम तो वैसे ही ये लोगों को बोलते ही है कि भाई हम स्मॉल कैप मिड कैप के फैन हैं, आप 30-40% अपना पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में आपको लगाना चाहिए लंबे अरसे के लिए, क्योंकि इसमें पैसा बनता है। तो इस तरीके की एडवाइस तो हम देते ही है। फिर लोग क्या कहते हैं कि भाई ये एडवाइस जो है ये इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, तो ऐसे करिए कि आप हमको एक मल्टी कैप फंड दिला दीजिए। अब उस मल्टी कैप फंड में फिर एक फ्लेक्सी कैप हो गया, फिर एक ऑल कैप हो गया, आप कितना कॉम्प्लिकेट करेंगे ना इसको। तो मुझे नहीं लगता है कि और एक कैटेगरी लानी चाहिए। हाँ, इंडस्ट्री में कई कई लोग इंडस्ट्री में शायद खुश हो जाएंगे कि चलो भैया और एक कैटेगरी बनेगी और एक फंड, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये इन्वेस्टर्स के फायदे में होगा, बहुत कंफ्यूजन होगी इससे। जी बिल्कुल, इस समय निवेशकों के लिए या बाजार के लिए कहें तो बाजार को सबसे नापसंद चीज जो एक चीज होती है वो है अनिश्चितता, और अनिश्चितता के बीच हाँ में कोई काम कोई फैसला नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो आप भी कह रहे हैं आशीष की हड़बड़ी में कोई एक अंदाजा लगा करके कि कोई बहुत बड़ी रैली आने वाली है स्मॉल कैप में, हाँ, उसका अंदाजा या स्पेकुलेशन करके हम पहले से स्मॉल कैप में घुसने की हड़बड़ी दिखाएं, ऐसा नहीं करना एक्चुअली चाहिए। पिछले 2-3 महीने से ये हो ही रहा है ना कि स्मॉल एंड मिड कैप धीमे 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 आउट परफॉर्म करने लगा है निफ्टी को। और कहीं न कहीं पे लोगों को समझ में आता है कि भाई निफ्टी है, निफ्टी के थोड़े स्टॉक हैं, ये काफी उछल गए हैं। स्मॉल एंड मिड कैप है, काफी सारी कंपनियां हैं। अब देखिए ये फार्मास्यूटिकल, केमिकल, ऑटो एंसिलरी, कई सारे सेक्शन, कई सारे सेक्टर है, ये बकायदा है ही मिड कैप वाले सेक्टर। और आप देख रहे हैं पिछले थोड़े दिनों से, तो क्या है कि इसमें ऐसे भी मार्केट सिक्लिकल होती है, तो थोड़े समय लार्ज कैप चलता है। अल्टीमेटली अगर आर्थिक व्यवस्था में रिकवरी आएगी तो स्मॉल एंड मिड कैप चलना ही चलना है। उसके लिए ये स्पेक्युलेटिव चीजें करने की जरूरत नहीं है, केवल आपका अपना ओवरऑल एलोकेशन देख करके काम करना चाहिए। जी बिल्कुल आशीष, आपने ये सारी चीजें समझाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू।